चैप्टर 7। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि किसी जापानी व्यक्ति के साथ करियर पर बातचीत करते समय वाबी साबी का विषय उठे। करियर शब्द से संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, दबाव, एक विशिष्ट लक्ष्य का ख्याल आता है। वाबी साबी इन सभी चीजों के बिल्कुल विपरीत है। लेकिन एक दशक से अधिक समय तक लोगों को उनके करियर को एक नया मोड़ देने में मदद करने के बाद, या उन्हें वही करियर फिर से पसंद करने के नए तरीके ढूंढने में मदद करने के बाद, मैं देख सकता हूं कि वाबी साबी के दृष्टिकोण से अपने करियर को देखने से हमें वास्तव में बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। वाबी साबी की यह मुख्य शिक्षा कि सब कुछ अस्थायी, अपूर्ण और अधूरा है, मुझे लगता है जैसे यह एक बड़ा अनुमति पत्र है जो आपको अपने करियर में अन्वेषण और प्रयोग करने का अधिकार देता है। हालांकि हम आमतौर पर करियर को एक रैखिक चीज के रूप में सोचते हैं, वाबी साबी हमें याद दिलाता है कि जीवन चक्रीय है और हम अपने जीवन काल में एक से अधिक करियर कर सकते हैं। यह अध्याय पूरी तरह से इस बारे में है कि कैसे करियर यात्रा का आनंद लिया जाए, और यह इस बात को समझने से शुरू होता है कि आप अभी कहाँ हैं, ताकि आप तय कर सकें कि आगे कैसे बढ़ना है। पूर्ण अपूर्णता का पुण्य चक्र सामान्य तौर पर फिट होने और फिर भी अलग दिखने, साथ रहने और आगे बढ़ने की इच्छाएं, सब कुछ वहां पर पूरी तरह से पूर्णता की तलाश में। ये सब चीजें उस जीवन से बड़ी भटकाव का कारण बनती हैं जो आपके पास पहले से है। अपने काम में मैंने ये महसूस किया है कि पूर्णता का आकर्षण कितना प्रभावशाली हो सकता है, और ये अच्छे तरीके से नहीं। ये लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में, खासकर उनके करियर में, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को कुचलने और चिंता और तनाव के स्तर को बढ़ाने के रूप में समाहित हो जाता है। इसका व्यावहारिक प्रभाव यह है कि लोग अपने कीमती संसाधनों का, खासकर समय और पैसे का आवंटन किस तरह करते हैं। मेरे काम में जो 5 मुख्य करियर परिदृश्य मैं देखता हूं वे हैं: मुझे अपना काम पसंद है, लेकिन यह बहुत तनावपूर्ण है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करियर बदलना चाहिए या नौकरी बदलनी चाहिए या बस काम करने का बेहतर तरीका ढूंढना चाहिए। मुझे अपनी नौकरी नफरत है, लेकिन मैं फंसा हुआ महसूस करता हूं, आत्मविश्वास की कमी, या यह समझ में नहीं आता कि और क्या कर सकता हूं, या फंसा हुआ परिस्थितियों में जैसे कि वित्तीय स्थिति या प्रतिबद्धताएं। मेरा काम ठीक है और यह बिलों का भुगतान करता है, लेकिन या मैं अपनी नौकरी में अच्छा हूं, लेकिन मुझे कुछ और करने का सपना है, अक्सर कुछ अधिक रचनात्मक। हालांकि ये विचार मुझे डराता है। मेरी मुख्य नौकरी हाल ही में पेरेंटिंग रही है। मैं काम पर लौटने की योजना बना रहा हूं, लेकिन मुझे अपने कार्य घंटे या व्यवस्था में अधिक लचीलापन चाहिए, और मुझे यकीन नहीं है कि मेरी पुरानी नौकरी अब मेरे लिए सही है या नहीं। वैकल्पिक रूप से मैं बच्चों को पालने में जो समय बिताया उससे गर्व महसूस करता हूं, लेकिन अब जब वे बड़े हो गए हैं तो मैं अब कुछ अपने लिए चाहता हूं। मुझे नौकरी से बाहर कर दिया गया है, और मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि यह एक बुरा सपना है या एक आशीर्वाद। लगभग सभी मामलों में जो मेरी क्लाइंट्स को लगता है कि समस्या है, वह शायद असली समस्या नहीं होती। बहुत से लोग पैसे और समय को अपनी मुख्य चुनौती के रूप में उद्धृत करते हैं, लेकिन वह आमतौर पर कुछ स्मार्ट प्राथमिकताएं तय करने का मामला होता है, और अध्याय 8 में आपको इसके लिए कुछ टिप्स मिलेंगी। ये अक्सर ये भी होता है कि वे ये नहीं जानते कि आजकल लचीले और दूरस्थ काम करने के कितने अवसर हैं, या अपना व्यवसाय चलाने के। हालांकि सभी बदलाव के प्रतिरोध और अटका हुआ महसूस करने के पीछे असली अवरोध ये होता है: पर्याप्त नहीं होने का डर, पर्याप्त जानकारी नहीं होने का डर, विफलता का डर, ये न जानने का डर कि कदम उठाने के बाद ये कैसे काम करेगा, नियंत्रण खोने का डर, जैसा कि हम पहले से नियंत्रित नहीं होते, पूर्ण न होने का डर। और हालांकि प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति अलग होती है, मैंने एक पैटर्न देखा है: पूर्णता में असफल होने का एक बुरा चक्र जो कुछ इस तरह दिखता है। हम इस चक्र को तोड़ने के लिए इस किताब में साझा किए गए सभी वाबी साबी प्रेरित ज्ञान और उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम अस्थायित्व, अपूर्णता और अधूरापन को सभी चीजों की प्राकृतिक स्थिति के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि बस आराम करना, अपने आप पर दया करना और यात्रा का आनंद लेने का
चुनाव करना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। संगठित रूप से ये हमें पूर्णतः अपूर्ण पुण्य चक्र में स्थानांतरित करने में मदद कर सकता है। जैसे अपने वाबी-साबी प्रेरित उपकरणों का उपयोग करें। जब भी मैं किसी पैनल पर होता हूँ या व्यापारियों के लिए ओपन फोरम चलाता हूँ, मुझे लगभग हमेशा प्रतिस्पर्धा, तुलना या पर्याप्तता से संबंधित एक सवाल पूछा जाता है। ये बहुत कठिन होता है जब आप अपनी आंखें खोलकर और अपने कानों को जमीन पर रखकर व्यवसाय चला रहे होते हैं, तो आप खुद को दूसरों की सफलता से अपनी सफलता की तुलना करते हुए पाएंगे। ये वेतनभोगी कार्यों की दुनिया में भी सत्य है। ये आपके कार्यस्थल और उद्योग में क्या हो रहा है, इस पर जागरूक रहना मुश्किल है बिना उन स्थितियों का सामना किए जो तुलना और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करती है। जब तक ये आपको वास्तव में किसी ऐसी चीज के लिए प्रेरित करता है जो आप वास्तव में चाहते हैं, तब तक ये सहायक हो सकता है। लेकिन जैसे ही ये आपको आपके अपने मार्ग से हटा देता है, ये हानिकारक हो सकता है। याद रखने वाली बात यह है, किसी और की सफलता आपकी सफलता की संभावनाओं को प्रभावित नहीं करती है। उनकी सफलता शायद आपके और दूसरों के लिए नए अवसर भी खोल सकती है। वे अपना मार्ग चलेंगे, आपको अपना मार्ग चलना है। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको जहां भी जाना है, जाने के लिए चाहिए। ये उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने कार्यस्थल में अपने रिश्तों को पोषित करने, विफलता को फिर से परिभाषित करने और अपने पूर्णतः अपूर्ण स्व को स्वीकार करने के उपकरणों का उपयोग करें, जितना कि आप अपने जीवन में बाहर काम करने के लिए उनका उपयोग करते हैं। यदि आप सत्यनिष्ठा के साथ प्रकट होते हैं और अपनी आंतरिक सुंदरता को चमकने की अनुमति देते हैं, तो कोई भी कार्यस्थल और कोई भी क्लाइंट आपके पास होने पर गर्व महसूस करेगा। यदि वे आपको उनकी सराहना नहीं दिखाते, तो अपने दिल से जांचें और देखें कि क्या यह समय नहीं है कि आप आगे बढ़ें। आपके दिल का मार्ग, चाहे वह कितना भी अधूरा क्यों ना हो, आपके लिए सबसे सही मार्ग है। अपने वर्तमान करियर की सतह के नीचे देखें। कुछ समय पहले मैं एक बाहरी बैठक में था जहां एक आइस ब्रेकर्स था। अगर हम आपका काम हटा दें तो हम क्या पाएंगे? वहां एक महिला बर्फ की तरह जम गई। आप उसके शरीर में एक सजीव एहसास को देख सकते थे। कुछ नहीं, मैं अपना काम हूं और मैंने इसे इस क्षण तक नहीं समझा। ओह वाह, मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। कुछ बदलने की जरूरत है। वह महिला, जिन्हें मैं जानता हूं, सबसे प्रतिभाशाली, प्रेरणादायक, मजेदार और गर्मजोशी से भरी व्यक्ति है। और फिर भी वह ऐसा कुछ नहीं कह सकी जो उनके जीवन के बारे में काम से जुड़ा ना हो। मुझे पता है कि उनके पास उनके डेस्क में एक अधूरी पांडुलिपि है, यात्रा के प्रति गहरी सच्ची प्रेम भावना है और अच्छे दोस्तों का एक समूह है। लेकिन उसने इन सबको अपने करियर की पूर्णता की प्राप्ति के लिए किनारे कर दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसका काम सब कुछ निगल गया। ये सब कुछ सतह पर होने के कारण हो गया। उपलब्धियां, मूल्यांकन, पदोन्नति, वेतन और स्थिति, व्यस्तता की माला। उसने, जैसे हम में से कईयों ने, ये भूल दिया कि जो कुछ भीतर है वही मायने रखता है। तो आइए हम अपने करियर पथ पर जापानी सौंदर्य की इन 4 भावनात्मक परतों को लागू करके एक पल लें और ये देखें कि क्या होता है। मोमोनो अवारे जीवन की नश्वर सुंदरता का एहसास। क्या आपके करियर में अभी अच्छा चल रहा है? आप जिस जीवन और करियर के चरण में हैं, उसे देखते हुए यह वाक्य पूरा करें। अब वह क्षण है जब। इस क्षण का सर्वोत्तम लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? यूजेन हमारी कल्पना के साथ दुनिया की गहराई, रहस्य की सुंदरता और यह एहसास कि हम सभी कुछ बड़े का हिस्सा हैं। क्या आपके करियर में अच्छा चल रहा है? क्या रहस्य को अपनाने और कुछ नियंत्रण छोड़ने से आपके करियर पथ में बदलाव आएगा? क्या आप करियर के साथ एक गहरे उद्देश्य की सेवा कर रहे हैं या कर सकते हैं? वह भी सादगी में छिपी सुंदरता की अनुभूति, भौतिकवाद की ओर से दूर शांत संतोष का अनुभव। आप अपने करियर पथ की दिशा को कितनी नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप थोड़ी देर के लिए रहस्य को खोलें तो क्या होगा? क्या आपके पास लंबे समय से दबाए हुए सपने हैं? क्या आप अपनी कामकाजी व्यवस्था में कुछ बदलाव कर सकते हैं ताकि उन्हें थोड़ा ध्यान मिल सके? आप किस प्रकार से अपने करियर में सादगी ला सकते हैं?
क्या आप अपनी कार्यभार को घटा सकते हैं और केवल वही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है? सभी समय के साथ उभरने वाली गहरी और शांतिपूर्ण सुंदरता। आपके करियर में समय के साथ क्या बदलाव आया है? आपने क्या सीखा है? क्या आप अपने करियर को बहुत जल्दी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप इसमें थोड़ा और आराम से चलें तो क्या अंतर पड़ेगा? यदि आपको लगता है कि यह बदलाव का समय है, तो आपने कौन सी क्षमताएं विकसित की हैं जो अब दूसरे स्थान पर सेवा दे सकती है? जैसे जापानी सौंदर्य के ये भावनात्मक तत्व महत्वपूर्ण है, वैसे ही ये आपके करियर पथ पर भी मार्गदर्शक हो सकते हैं। इसके लिए एक पल का ध्यान, ध्यानपूर्वक सुनना और आश्चर्य के लिए तैयार रहना आवश्यक है। जापान में समकालीन जीवन 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग 200 वर्षों तक जापान दुनिया से पूरी तरह से अलग था, जिसे साकोकू राष्ट्रव्यापी अलगाव नीति कहा जाता है। ये तब समाप्त हुआ जब अमेरिकी नौसैनिक कमोडोर मैथ्यू पेरी और उनके प्रसिद्ध ब्लैक शिप्स 1853 में टोक्यो बे में पहुंचे और जापान को फिर से व्यापार के लिए खोलने के लिए मजबूर किया। 5 वर्षों के भीतर जापान ने अन्य देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम और रूस के साथ संधियां की। विचार और प्रौद्योगिकी का प्रवाह, जिसके बाद जापानी जीवन शैली पर अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान की आर्थिक महत्वहीनता से दुनिया के एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की यात्रा में पश्चिमीकरण आया। पश्चिमी कपड़े, पश्चिमी शैली और कुछ हद तक पश्चिमी सोच। तब से जापान एक उच्च तकनीकी, उच्च आय वाला देश बन गया है। लोग समृद्ध हो गए हैं और एक उच्च जीवन स्तर का अस्तित्व है। इस नई समृद्धि के साथ बड़े शहरों का तेजी से विकास हुआ, गगनचुंबी इमारतों की बढ़ती संख्या और प्रसिद्ध बुलेट ट्रेन का आगमन हुआ। अगर आपने कभी जापान नहीं देखा है, तो शायद आपके दिमाग में यह विचार है कि वहां का कार्य जीवन कैसा दिखता है। शायद इसमें सूट पहने हुए सैलरीमैन या अफसोसजनक रूप से नामित ओएल ऑफिस लेडीज हैं, जो कम्यूटर ट्रेनों में सफर कर रहे होते हैं, जबकि स्टेशन अधिकारी सफेद दस्ताने पहनकर उन्हें ट्रेन में चढ़ाते हैं, या थके हुए कामकाजी लोग यात्रा के दौरान सो रहे होते हैं। शायद आपके दिमाग में जापान की छवि शिबुया क्रॉसिंग पर चलते लोगों की है, जो नियॉन साइन और विशाल स्क्रीन के नीचे चलते हैं। हजारों लोग जिनके पास कहीं जाना है। टोक्यो में एक अद्वितीय ऊर्जा है और लाखों लोग वहां और जापान के अन्य शहरों में इस कम्यूटर जीवन को जीते हैं। मैं उनमें से एक था कई साल पहले, और इसमें कुछ पहलू थे जिन्हें मैंने पसंद किया। लेकिन अब जैसे दुनिया भर के कई स्थानों पर ऐसे विकल्प खुल रहे हैं जिन्हें अब इतनी जल्दी जीने और काम करने की आवश्यकता नहीं है। धीमी क्रांति जापान के शिमाने प्रीफेक्चर के पहाड़ों में स्थित एक आकर्षक शहर ओमोरिचो है। कुछ सदियों पहले यहाँ के आसपास के इलाके इवामी गिंजान में 2 लाख लोग दुनिया की सबसे बड़ी चांदी की खदानों में से एक के लिए काम कर रहे थे। लेकिन जब 1923 में खदान बंद हो गई, तो शहर जैसे कई अन्य खनन समुदाय धीरे धीरे मरने लगा। एक समय था जब ओमोरिचो की जनसंख्या घट गई, और अगर स्थानीय प्रयासों, जिसमें एक अग्रणी जोड़ी मत्सुबा का भी योगदान था, नहीं होते, तो ये शहर पूरी तरह से खत्म हो सकता था। अब इवामी गिंजान को यूनेस्को द्वारा सतत विकास के प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त है। डिजाइनर टोमी मत्सुबा और उनके पति दाइकिची ने 1980 के दशक की शुरुआत में अपनी युवा बेटी के साथ यहां आकर बसने का निर्णय लिया था। ओमोरिचो दाइकिची का गृह नगर था, और उन्हें लगता था कि जीवन की मृदु गति उनके युवा परिवार के लिए नागोया से बेहतर होगी, जहां वे रहते थे। काम के बहुत कम अवसरों के साथ टोमी ने पुराने कपड़ों से पैच वर्क बनाना शुरू किया, जिन्हें उनके पति खुदरा दुकानों में बेचते थे। यही एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत थी, जो अब जापान के धीमे कपड़े परिदृश्य में एक नेता बन चुका है। 2 और देश भर में घुंगेंदो नामक ब्रांड के तहत दुकानें खोल चुका है। अब उनकी कंपनी लगभग 50 स्थानीय निवासियों को रोजगार देती है, और देश भर में उनकी दुकानों में और भी अधिक लोग काम कर रहे हैं। टोमी ने मुझे बताया, हम अपने आप को एक फैशन ब्रांड नहीं मानते।
बढ़ती संख्या में लोग हमारे मूल्यों को साझा करते हैं और यही कारण है कि वे हमारे उत्पादों की ओर आकर्षित होते हैं। हमारा मिशन है कि हम जो भी पेश करते हैं उसकी गुणवत्ता और धरोहर को बनाए रखें और लोगों को एक मृदु और वास्तविक तरीके से जीने में समर्थन दें। स्थानीय रूप से प्राप्त प्राकृतिक सामग्री और श्रम का उपयोग करके अपने स्टाइलिश कपड़े और घरेलू सामान बनाने के अलावा टोमी और उनके पति ने कई ऐतिहासिक भवनों का पुनर्निर्माण किया है ताकि इलाके के इतिहास को संरक्षित किया जा सके। रात भर रुकने वाले आगंतुकों को जापान की कुछ बेहतरीन पारंपरिक आवास का अनुभव होता है और कुछ भवनों का उपयोग समुदाय द्वारा कला प्रदर्शन और प्रदर्शनियों के लिए किया जाता है। इन दिनों अगर आप ओमोरी चौक की मुख्य सड़क पर टहलते हैं तो आपको शायद कुछ युवा माताएं बेकरी के बाहर बातचीत करती हुई मिलेंगी। कुछ लोग साइकिल पर काम पर जा रहे होंगे या कुछ पुराने दोस्त पहाड़ी सब्जियां लेने जा रहे होंगे। आप केयरफुली देखेंगे कि सड़कों पर अच्छी तरह से बनाए गए लकड़ी के घर होंगे और लोग आपस में सौम्यता से अभिवादन करते हुए अपनी दिनचर्या को पूरा कर रहे होंगे। ये शहर धीमी गति से जीने का आदर्श है और यहाँ के लोग अपने समुदाय पर गर्व महसूस करते हैं। टोमी और उनके पति केवल एक स्थायी व्यवसाय का मार्ग प्रशस्त नहीं कर रहे हैं, वे यह भी उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे एक करियर को बहुआयामी और निरंतर विकसित किया जा सकता है। जब उन्होंने शुरुआत की थी तो उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा उन्हें कहाँ ले जाएगी। अब एक दादी टोमी अभी भी विचारों और ऊर्जा से भरी हुई है। उनका जीवन कार्य कभी समाप्त नहीं होगा और इसके लिए वह आभारी है। गुंगेंदो का मंत्र है मूलों के साथ जीवन। टोमी कहती है, हमारी आदर्श जीवन शैली एक पेड़ की तरह है जो भूमि में अपनी जड़ें फैलाता है, दृढ़ खड़ा रहता है और धीरे धीरे बढ़ता है। हम अपने दैनिक जीवन का आनंद लेते हुए लंबी अवधि के लक्ष्यों का पीछा करते हैं और अपने आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे विशेष रूप से प्रेरित करता है कि टोमी ने गुंगेंदो की शुरुआत 43 वर्ष की उम्र में की, जब वह मेरे जैसे बहुत ही निकट थी। कुछ विशेष बनाने के लिए कभी भी देर नहीं होती। टोमी हमें याद दिलाती है कि एक करियर कैसे खुल सकता है और उज्जवल खजानों की बिखरी हुई चीजों का पता चलता है जो केवल तभी प्रकट होते हैं जब आप यात्रा में खुद को समर्पित करते हैं और अपने दिल का अनुसरण करते हैं। एक करियर दर्शन अपनाते हैं, न कि एकल करियर लक्ष्य। अपना रास्ता तय करें। जापानी भाषा में एक मेरे पसंदीदा कंजी है जो मिची पढ़े जाते हैं, जिसका अर्थ है मार्ग या रास्ता, लेकिन यह अक्सर अन्य कंजी के साथ संयुक्त होता है जिसका अर्थ होता है रास्ता, और इसे दौ पढ़ा जाता है। आपने ये सुना होगा, चादो और सादो अलग अलग पठन के लिए। चाय का रास्ता बुशिदो, योद्धा का रास्ता और जापानी शिलालेख को शोडो कहा जाता है, लिखने का रास्ता। प्रसिद्ध मार्शल आर्ट्स में हम पाते हैं जादो, कोमलता का रास्ता और कराटे, जिसे बाहर जापान में केवल कराटे के रूप में जाना जाता है, खाली हाथों का रास्ता। इसी तरह हमारे करियर भी रास्ते होते हैं। जब हम पीछे मुड़कर उस रास्ते को देखते हैं जिसे हमने अब तक तय किया है, तो हम देखते हैं कि यह सिर्फ मोड़ नहीं है, इसमें अक्सर वापसी भी होती है। इसमें कोमल घुमाव और तीव्र मोड़ होते हैं। प्रयास मायने रखता है और प्रतिबद्धता का पुरस्कार मिलता है। इस समय में जहां हम हैं, वहां पहुंचने में जो समय लगा वह महत्वपूर्ण नहीं है, और जो समय हम अगली दिशा में जाएंगे वह भी महत्वपूर्ण नहीं है। असल में परिणाम स्वयं महत्वपूर्ण नहीं होते। ये तरीका है कि आप परिणामों तक कैसे पहुंचते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। डोजो से सीखे गए पाठ आजकल आप अधिकतर मिक्स मीडिया आर्टिस्ट सारा काबारिती को उनके पेंटिंग स्टूडियो में पाएंगे, न कि डोजो में। लेकिन जापान में मार्शल आर्ट्स में बिताए गए समय के लगभग 3 दशकों बाद वह कहती हैं कि वह अनुभव उनके जीवन के कई स्तरों पर अभी भी प्रभावित करता है। संक्षेप में मैंने यह सीखा कि कैसे सीखना है। मैंने अनुशासन, कठिन मेहनत और निरंतरता का महत्व सीखा, लेकिन साथ ही यह भी सीखा कि जो कुछ भी मैं करती हूं उसमें बड़ी श्रद्धा और खुशी के साथ काम करना चाहिए। मैंने कई 100 घंटे अभ्यास किया,
बार बार अपनी फॉर्म और ताकत पर काम किया। एनएटीसी के डिक्शनरी ऑफ जापान बिजनेस कोड वर्ड्स में शाग्यो शब्द के रूप में संज्ञानात्मक ज्ञान के लिए प्रशिक्षण के अंतर्गत यह पुष्टि की जाती है। जापानी मूल्य प्रणाली में जो किया जाता है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि चीजें कैसे की जाती हैं। जापानी मानते हैं कि अगर कुछ सीखने में कठिन है और इसमें अधिक प्रयास की आवश्यकता है तो यह ज्ञान या कौशल अधिक मूल्यवान होता है। जापान में रूप, फॉर्म सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह हस्तशिल्प के क्षेत्र में सही है, जिसकी वजह से कारीगर अपनी कला में मास्टर बनने से पहले दशकों तक काम करते हैं, और उनके जीवन के दृष्टिकोण में भी, जिससे जापानी जीवन में औपचारिकता और अनुष्ठान की अधिकता समझी जा सकती है। मटका निर्माता माकिको हेस्टिंग्स ने बताया कि वह अपनी कला के रूप में सुधार करने की कोशिश करती है, बिना कभी पूर्णता की उम्मीद के। वह जानती हैं कि अपूर्णता ही चीजों की असली प्रकृति है, इसलिए वह अपने सबसे अच्छे रूप तक पहुंचने के लिए काम करती है, बिना यह सोचने के कि वह कहां पहुंचेगी। पूर्णता से अधिक उत्कृष्टता, जब उत्कृष्टता को प्रेरणादायक उद्देश्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो यह अत्यधिक मूल्यवान हो सकता है। यह उस लक्ष्य से बिल्कुल विपरीत है जहां हम पूर्णता की ओर काम करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि हम वहां पहुंच जाएंगे बिना खुद को थकाए और निराश हुए, क्योंकि गंतव्य कभी भी वास्तविक नहीं होता। ये समझने में हल्का अंतर है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। ये रूप पर ध्यान सारा काबारिती के लिए फायदेमंद साबित हुआ। यूरोपीय जोड़ो चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करते हुए उन्होंने एक विशेष काता आंदोलन के बारे में बताया जो उन्हें बहुत घबराहट में डाल रहा था। उनके शिक्षक आए और कहा, सारा, आपकी सारी ट्रेनिंग के बाद आपका शरीर जानता है कि क्या करना है, लेकिन आपका मन इसे करने नहीं देगा। उस क्षण में उन्होंने समझा और छोड़ दिया। उन्होंने जाना कि हमें इरादे तय करने चाहिए, अभ्यास के लिए आना चाहिए, अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए और फिर विश्वास करना चाहिए। वह और उनका साथी गोल्ड मेडल जीतने में सफल हुए। अपना रफ्तार सेट करें अपने सपनों की दिशा में प्रगति करने के लिए। अपनी पूरी तरह से अधूरी जिंदगी के संदर्भ में आपको तैयारी, समर्पण और अपने आप पर और प्रक्रिया पर विश्वास की आवश्यकता होगी। आपको यह छोड़ देना होगा कि आपके पास सभी उत्तर हों या भविष्य का पूर्ण चित्र पहले से होना चाहिए। एक वाबी-साबी प्रेरित दुनिया दृष्टिकोण हमें जीवन में महसूस करने का अनुमति देता है, जहां हम कम ध्यान रखते हैं कि दूसरों को क्या लगता है या हम क्या सोचते हैं कि हमें दूसरों के हिसाब से करना चाहिए, और अधिक ध्यान देते हैं जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखता है। बदलाव के लिए खुले रहे। काम की दुनिया में बदलाव अब तक के सबसे तेज गति से हो रहा है। कई पारंपरिक नौकरी भूमिकाएं गायब हो रही हैं और नए अवसर खुल रहे हैं। कोई नहीं जान सकता कि 50 साल बाद करियर क्या होगा। हम कोशिश कर सकते हैं कि जो कुछ है उसे पकड़कर रखें, या हम विकास को अपनाकर इसका उपयोग करके ऐसा करियर बना सकते हैं जो उस तरह के जीवन का समर्थन करता हो जो हम जीना चाहते हैं। इस समय में तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी ने हम में से कई लोगों को कहीं से भी काम करने का विकल्प दिया है, अपने खुद के रिदम में काम करने का भी। अधिकतर समय हमें यह मानने की आवश्यकता है कि भले ही हम न बदलें, कार्य की दुनिया बदल जाएगी। कोई एक सही करियर पथ नहीं होता है, केवल वही होता है जिसे हम आगे बढ़ते हुए बनाते हैं। ये सब उस हर चीज के खिलाफ जाता है जो हम में से कई लोगों को सफलता के बारे में सिखाई गई है, कि हमें एक ही रास्ते पर चलना चाहिए और उस पर टिके रहना चाहिए, कि पैसा और रुतबा ही लक्ष्य है, कि यदि आप पूर्णता की किसी विशेष छवि तक नहीं पहुंचते हैं तो आप असफल हो गए हैं। पिछले एक दशक का अधिकांश समय लोगों को करियर बदलने, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने या अपनी पसंद की चीजें अधिक करने के लिए प्राथमिकताएं बदलने में मदद करने में बिताने के बाद, मैं जानता हूं कि दृष्टिकोण धीरे धीरे बदल रहे हैं, लेकिन हमें अभी बहुत आगे जाना है। कुल मिलाकर मैंने अपने काम में जो देखा है उससे हम अभी भी इस बात की बहुत अधिक परवाह करते हैं कि दूसरे लोग क्या सोच सकते हैं, और इस बात पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे लिए क्या मायने रखता है। इस बदलते हुए कार्य जगत को समायोजित करने के लिए हमें तेजी से देखने
पढ़ने, सहानुभूति रखने, प्रश्न पूछने, अनुकूलन करने और पाठ्यक्रम समायोजन करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। विशेषज्ञ हमें बताते हैं कि हम में से कुछ और संभवतः हमारे कई बच्चे 100 साल और उससे अधिक जीवित रहेंगे। 8, यदि आप जानते कि यह आपके लिए सच होने वाला है तो क्या फर्क पड़ता? दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रश्न, यदि आप जानते कि आप 70 के दशक या यहां तक कि 80 के दशक तक भी काम कर रहे होंगे तो क्या फर्क पड़ता? क्या आप तब तक वही करना चाहते हैं जो आप अभी कर रहे हैं, ये मानते हुए कि उस तरह का काम अभी भी मौजूद है? यदि नहीं, तो बाद के जीवन में आपको किस तरह का काम सूट कर सकता है? यदि आप जानते कि आपका वर्तमान वो करियर का अपना क्षण होगा और फिर वह फीका पड़ जाएगा ताकि दूसरे के लिए रास्ता बन सके तो क्या फर्क पड़ता? क्या आपका अपनी वर्तमान भूमिका के प्रति अलग दृष्टिकोण होगा? आप किन कौशलों या प्रशिक्षण का पता लगा सकते हैं? क्या आप अपने रचनात्मक विचारों या साइड बिजनेस पर अधिक ध्यान देंगे? आप और क्या पोषित करेंगे? अब अपने आप से वही प्रश्न फिर से पूछें, लेकिन इस बार तार्किक उत्तरों की तलाश करने के बजाय मुझे ये बताएं, आपका दिल क्या कहता है? याद रखें, सुंदरता के प्रति आपके दिल की प्रतिक्रिया वाबी साबी का सार है। तो आप अपने करियर से किस तरह की सुंदरता बना सकते हैं? आपका दिल क्या कहता है? ऐसे प्रश्न पूछें जो प्रेरित उत्तरों को प्रेरित करें। जब हम बच्चों से पूछते हैं, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो, तो हम आमतौर पर सपनों के बीज बोने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर हम कभी कभी इस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं जो उन सपनों को कुचल देता है और दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकता है। एक कलाकार, ओह नहीं प्यारे, तुम कलाकार नहीं बनना चाहते, तुम ऐसा करके पैसे नहीं कमा सकते। या बच्चे अपने सपनों को एक विशेष नौकरी से जोड़ लेते हैं जिसे वे सोचते हैं कि हमें गर्व होगा। कई मामलों में वही नौकरी जो वे हमें करते हुए देखते हैं, ये वही है जो वे जानते हैं या जो वे सोचते हैं कि हम उनसे करवाना चाहेंगे, या जो हम उन्हें लगातार बताते रहते हैं कि हमें लगता है कि उन्हें करना चाहिए। लेकिन फिर क्या होगा अगर वे उस पेशे में नहीं आते हैं, या यदि वे आते हैं और उन्हें यह पसंद नहीं है लेकिन वे छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे हमें निराश कर रहे होंगे, या यदि वे पद, स्थिति, ग्राहकों, वेतन और पहचान के लिए भाग दौड़ और धक्का मुक्की के चक्र में फंस जाते हैं और इससे पहले कि वे जानते हैं वे मध्य जीवन में हैं, थके हुए हैं और सोच रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों में क्या हुआ। मुझे पूरा यकीन है कि हम में से कोई भी अपने बच्चों के लिए या वास्तव में अपने लिए ऐसा नहीं चाहता है। ये सभी उन चीजों के उदाहरण हैं जो मैंने अपने समुदाय में वास्तविक लोगों के साथ बार बार होते देखी हैं। लोग हमें ये जानने में सहायता के लिए आते हैं कि वे क्या पसंद करते हैं, क्योंकि वे अब वह नहीं कर सकते जो वे कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कैसे बदलना है या यह पता लगाना है कि वे और क्या कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि संभावनाएं कितनी विशाल हैं। एशिया, यूके और यूएसए के 10,000 से अधिक लोगों के सर्वेक्षणों के आधार पर काम के भविष्य पर एक हालिया अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में कहा गया है, हम जिस तरह से काम करते हैं उसमें एक मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। स्वचालन और सोचने वाली मशीनें मानवीय कार्यों और नौकरियों की जगह ले रही हैं और उन कौशलों को बदल रही है जिनकी तलाश संगठन अपने लोगों में कर रहे हैं। उसी रिपोर्ट के हिस्से के रूप में ब्लेयर शेपर्ड पीडब्ल्यूसी में रणनीति और नेतृत्व विकास के वैश्विक प्रमुख ने कहा, तो हमें अपने बच्चों को क्या बताना चाहिए कि आगे रहने के लिए आपको लगातार अनुकूलन करने की अपनी क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उस प्रक्रिया में दूसरों के साथ जुड़े और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी पहचान और मूल्यों की मूल भावना को बनाए रखें। 10 प्रश्न जो हम एक अलग तरह की करियर यात्रा को आमंत्रित करने के लिए पूछ सकते हैं। आपको क्या प्रेरित करता है? आपके लिए क्या मायने रखता है? आप क्या बनाना चाहेंगे? आप क्या बदलना चाहेंगे? आप क्या अनुभव करना चाहेंगे? आप लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? आप किस तरह की जगह में काम करना चाहेंगे?
आप किस तरह के लोगों के साथ काम करना चाहेंगे, आप अपने दिन कैसे बिताना चाहेंगे, आप अपने काम के बारे में कैसा महसूस करना चाहते हैं, आप अपने अवसरों के बारे में क्या धारणाएं बना रहे हैं जो सच नहीं हो सकती है। ये दोहराने योग्य है। अपने जीवन को जीने का कोई एक तरीका नहीं है, कोई एक करियर पथ नहीं है, अपने करियर का निर्माण करने का कोई सही तरीका नहीं है। ये केवल इसे विकसित कर रहा है और ये आप पर निर्भर करता है कि क्या आप इसे इस तरह से करना चुनते हैं जिससे आपको खुशी मिले। जागृत स्वप्न जापान के बारे में कुछ ऐसा है जिसने मुझे हमेशा यह महसूस कराया है कि कुछ भी संभव है। यहां तक कि जब मैं कोई संकेत नहीं पढ़ पाता था, मुश्किल से किसी को जानता था और मुश्किल से बातचीत कर पाता था, तब भी मुझे हमेशा हवा में कुछ ऐसा महसूस होता था जिसने मुझे एक अतिरिक्त बढ़ावा दिया। किस चीज का मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन उस कुछ ने मुझे खुला और जिज्ञासु बना दिया और मुझे हर तरह के अनुभवों की ओर ले गया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यादृच्छिक अजनबियों के साथ जीवन बदलने वाली मुलाकातों से लेकर अपने खुद के टीवी शो की मेजबानी तक। कुछ मायनों में ये एक जागृत स्वप्न जैसा लगा। अब भी जब मैं लौटता हूं तो अक्सर ऐसा ही होता है। मैं आपको इसका कुछ हिस्सा देना चाहता हूं जिसे फुरोशी की कपड़े में खजाने की तरह लपेटा गया है। 11 आपको अपने करियर पथ पर प्रेरणा और पोषण प्रदान करने के लिए। हर बार जब आपके सपने आपके जीवन की परिधि में गायब होते हुए दिखे तो फुरोशिकी को खोलें और थोड़ी सी जादू की सांस लें। अपने सपने को अपने दृष्टि क्षेत्र में लाने के लिए एक पल लें, फिर खुद को वर्तमान में वापस लाएं और अपने पथ पर अगले कदम तक अपना रास्ता महसूस करें। अपने आप से पूछें, वह कौन सी एक चीज है जो आप अभी कर सकते हैं जो आपको उस सपने के करीब ले जाए। आपका दिल क्या कहता है? हम समय सीमा नहीं जान सकते, हम पथ की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने कदमों में जानबूझकर हो सकते हैं और कभी कभी चारों ओर की सुंदरता का अनुभव करने के लिए रुक सकते हैं। नीची नीची कोरे को नीचे। हर दिन एक अच्छा दिन है। जिन कहावत 12 काबिसाबी अपने करियर यात्रा का आनंद लेने के लिए प्रेरित ज्ञान। कोई एक सही करियर पथ नहीं है। आपके पथ में कई अलग अलग करियर हो सकते हैं। प्रत्येक आपकी प्राथमिकताओं का समर्थन करता है जैसे जैसे आप अपने जीवन के चक्र से गुजरते हैं। जिस तरह से आप अपने परिणाम प्राप्त करते हैं वो आपके द्वारा प्राप्त परिणामों से अधिक मायने रखता है। इसे आजमाएं। अपने पथ का अन्वेषण करें। सबसे पहले एक नोटबुक में इन प्रश्नों के उत्तर दें। आपने कौन सी नौकरियां या भूमिकाएं की हैं, चाहे भुगतान वाली हों या अवैतनिक, जिन्होंने आपको कुछ सिखाया। एक सूची बनाएं। प्रत्येक ने आपको क्या सिखाया? आपने किसी भी स्तर पर क्या अध्ययन किया है जो आपको दिलचस्प लगा? ये बिल्कुल कुछ भी हो सकता है जहां आपने किसी चीज के बारे में गहराई से जानने के लिए समय बिताया है, चाहे औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से। आपके पास और कौन से प्रमुख अनुभव रहे हैं? क्षणभंगुर सुंदरता के कौन से विशेष क्षण आपकी स्मृति में अंकित है? इसके बाद एक दोहरे पृष्ठ पर एक क्षैतिज समय रेखा बनाएं जिसमें प्रत्येक दशक या यदि आप 30 से कम हैं तो हर 5 साल को चिह्नित करने के लिए ऊर्ध्वाधर रेखाएं हों। उपरोक्त प्रश्नों के अपने उत्तरों को देखते हुए अपने जीवन में अब तक के सबसे महत्वपूर्ण अनुभवों को चिह्नित करें। किसी भी बिंदु को चिह्नित करें जब आपको आहा क्षण मिला हो। अब उन चीजों के बीच रेखाएं खींचें जो किसी तरह से जुड़ी हुई हैं। किसी और चीज के होने के लिए क्या होना पड़ा? आप कौन से विषय देख सकते हैं? अब आपके सामने सभी जानकारी के साथ इन प्रश्नों के उत्तर दें। रास्ते में आपकी खुशी को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण करियर निर्णय क्या रहे हैं? आज तक अपने करियर पथ पर आप किसके या किस चीज के लिए विशेष रूप से आभारी हैं? आपको अभी क्या चाहिए? वो कौन सी एक चीज है जो आप अपने करियर के अगले चरण में इरादे और विश्वास के साथ कदम रखने के लिए कर सकते हैं? चाहे वह जो आप पहले से करते हैं उसे गहरा करना हो या एक नई दिशा में बढ़ना हो। तो अगले अध्याय में फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना और सबसे जरूरी खुद से प्यार करना। मैं हूं रोहित और बहुत जल्दी फिर मिलूंगा। धन्यवाद।